गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले प्रोजेक्टाइल के डीपीपी के बचे हुए क्वेश्चंस को, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। इसके बाद प्रोजेक्टाइल का केस नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अपना जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन बिटवीन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्राजेक्ट्री। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा और स्पीड जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो है यू। तो आपको इन 4 चॉइस में से किसी एक में आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करो कि आप एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला को याद करो। क्या बताया था मैंने आपको? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जब किसी बॉडी को आप थ्रो करते हो, ठीक है, मान लो यहां से आपने थ्रो किया यू थीटा एंगल से, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। तो अपने को कह रहा है यहां पे कि हाईएस्ट पॉइंट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में, मान लो ये पॉइंट ए है एंड दिस इज बी, इसके बीच में पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ डेल्टा आर से इसलिए दिखाया है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। तो आपको तो पता है ना, एक्स वाई प्लेन में जब पार्टिकल चलता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा आर से दिखाते हैं, और जो टाइम लिया वो डेल्टा टी। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो बच्चों देखो, यहाँ ए से बी जाने का मतलब है कि आप चाहो तो ए से बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यही आपका डेल्टा आर हुआ। और दूसरी बात है कि ये आपकी हाइट है कितनी, एच, है ना, ये हाइट है एच मैक्स, और ये जो है बच्चों ये रेंज का आधा हो गया r/2। टोटल रेंज है r, दिस इज हाफ ऑफ द रेंज। ये क्या है h मैक्स और ये हो गया r/2। ओके, चलो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दिस डिस्टेंस। तो ये एकदम आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो डेल्टा r इक्वल्स टू अंडर रूट h मैक्स का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर r²/4। दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ए से बी तक जाने में लगने वाला जो टाइम होगा बच्चों, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो डेल्टा टी होगा वो होगा आपका TF, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ/g, उसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा u sin θ/g, है ना। 2u sin θ/g को 2 से डिवाइड करेंगे तो u sin θ/g हो गया। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो v एवरेज, तो आप याद करो h मैक्स का फॉर्मूला, h मैक्स का फॉर्मूला और उसमें भी उसका स्क्वायर है ना। तो देखो क्या होगा फिर बच्चों। तो ये h मैक्स जो है आपका वो u स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है अपॉन 2g का स्क्वायर। क्लियर? और रही बात रेंज का स्क्वायर का, तो रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g का स्क्वायर। अब प्लस नीचे में 4 भी है, तो नीचे में 4 भी लिख दो, 1/4। अब क्या करना है, ठीक है ना। और टोटल आपका टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड करो, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ से, जो कि आपका है u sin θ/g। अब जरा इत्मीनान से काम करते हैं। देखो क्या क्या करना है। देखो होल स्क्वायर है तो यहाँ g² हो जाएगा नीचे, इसमें भी होल स्क्वायर के नीचे इसका भी g² होगा। जी स्क्वायर को कॉमन निकालोगे
तो अंडर रूट की अगर वो कॉमन निकलेगा तो जी बन के निकलेगा। ऐसे ही यू स्क्वायर इसका पावर हो जाएगा u टू द पावर 4, इसका भी u टू द पावर 4। तो हम लोग बहुत आराम से जो दो चीज बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। और साथ ही ये 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4, सॉरी ये 4 पहले से है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखो मैं क्या क्या बाहर निकाल रहा हूं, तुम जरा दिमाग लगा के समझ लेना। यू स्क्वायर बाहर आया, नीचे में 2g बाहर आया, और अंदर क्या रह गया बच्चे, तो यहां अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और यहां साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। और नीचे में तो आपका u साइन थीटा अपॉन जी। ये समझ में आया कैसे कैसे क्या किया हमने? एक बार फिर से ध्यान से सुनो। u स्क्वायर का स्क्वायर तो u का पावर 4, u स्क्वायर का स्क्वायर u का पावर 4, u का पावर 4, u का पावर 4 कॉमन निकालोगे तो अंडर रूट से वो u स्क्वायर बन के निकलेगा, है ना। अंडर रूट u का पावर 4 से बाहर निकलेगा ये, तो ये u स्क्वायर निकलेगा। नीचे में देखना, ये हो जाएगा इसके स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4g स्क्वायर, और यहाँ भी देखो स्क्वायर से ये g स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 बाहर है तो 4g स्क्वायर, 4g स्क्वायर को कॉमन लेके निकालेंगे तो अंडर रूट से आ जाएगा वो 2g बन के बाहर। बाकी यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, ये g से g कैंसिल हो गया, और एक u से आपका एक u कैंसिल हो गया। तो ऊपर में अब क्या बच रहा है, u अपॉन 2, और यहाँ नीचे में क्या बच रहा है, साइन थीटा। अब जरा गौर करना बच्चे, एक काम और करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 है, तो स्क्वायर का स्क्वायर है बच्चों, तो साइन का पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या करो बच्चों कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें टोटल 4 साइन है ना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लो, इसमें भी 4 पावर में से 2 पावर कॉमन ले लो, तो जब वो बाहर निकलेगा बच्चों, तो जब वो बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाकी ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका, फाइनल आंसर जो आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइनल आंसर जो आएगा v एवरेज का, वो आएगा u/2 और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हो एक चॉइस में तो होना चाहिए किसी में, तो किसी चॉइस में नहीं है, तो इसको आराम से, ऐसा नहीं है कि गलत बना है, पहले आप इतना लिखो, मैं तुरंत इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। तो बच्चों यहां पे देखो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो u/2। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तो आंसर में जोड़ दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपना आंसर है वो कौन सा आ गया बच्चों, दैट इज बी। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर, बी अपना आ रहा है।
ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं दिया हुआ है, वो छूट गया बच्चों प्रिंट करने में, वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। यहां पे क्या है कि देखो ये एक रोड है, ठीक है, और जिसमें आपका रास्ते में आप देख सकते हो यहां पे कि यहां से लेके यहां तक बीच में ये गड्ढा है। क्या है? गड्ढा है। अब इसके ऊपर एक बाइक जो है वो आगे मूव कर रही है। जो बाइक मूव कर रही है उस बाइक को जंप करके इस तरफ सेफली आना है। अब ये गड्ढा में तो गिरेगा नहीं, ये सेफली यहां से जंप करेगा और इधर गिरेगा। तो पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, है ना। बाइक की जो मिनिमम स्पीड है, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिच। इस गड्ढे को वो क्या कर सके, पार कर सके। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है जो छूट गया, यहां पे यहां आप ऐड कर लेना, assume the length of bike is 5 feet। बाइक की लंबाई जो है, बाइक की जो लेंथ है वो 5 फीट दी गई है। क्लियर है? ये अपना छूट गया था यहां पे, तो बाइक की लेंथ यहां पे दिया हुआ है। दरअसल ये क्वेश्चन एचसी वर्मा का है, तो आप देखेंगे बुक में जाके वहां 5 फीट वाली बात लिखी हुई है। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपके सामने अभी आ जाएगा, देखो। तो दोस्तों यहां पे करना क्या है, पहले आप समझो कि इस पूरे मोशन को इमेजिन करो। ये मान लो रोड है, यहां के बाद गड्ढा शुरू हो गया, ठीक, और यहां से फिर रोड है। तो अगर कोई बाइक यहां से इस तरीके से अगर जंप कर रही है, तो अब जरा सोचना, अगर आप बाइक को जंप करवा रहे हो तो बाइक की वेलोसिटी इस तरीके से होगी, यहां पे यू, और ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। तो जरा सोचो कि जब जंप करने की बारी आएगी तो इसका फ्रंट व्हील है, जो अगला चक्का है, ये रोड को छोड़ देगा, ये अगला चक्का ही रोड को छोड़ेगा, ठीक। और जब ये इस तरफ गिरेगा, इस तरफ आके गिरेगा, तो इसका फ्रंट वाला व्हील, बताओ, फ्रंट वाला व्हील अगर यहां टकराया, ये चक्का यहां से उठ के यहां पे टकराया, तो बाकी बाइक तो गड्ढे में चली जाएगी। यानी ये कौन सा व्हील होना चाहिए बच्चों, तो ये होना चाहिए पीछे वाला व्हील। ध्यान से सुनो, जंप करते समय पहले अगला व्हील ही हवा में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि पिछला पहले हवा में आएगा, पहले अगला ही हवा में आ जाएगा, और गिरते समय पहले पीछे वाला टच करेगा और तब आगे वाला। तो कहने का मतलब, सुनना जरा मेरी बात, अब ये प्रोजेक्टाइल पाथ में तो है, और ये गड्ढे की लंबाई टोटल कितनी है, 11 पॉइंट, अगर देखा जाए कितनी है, 11.7, ये 11.7 फीट। लेकिन तुम ये भूल गए कि अगर देखा जाए सचमुच में फ्रंट व्हील से अगर हम लोग मेजर करें तो फ्रंट व्हील यहां आके गिर रहा है। तो अगर टोटल रेंज की बात करेंगे तो आपको ये बाइक की लेंथ भी देखनी होगी, और वो भी कैसे, तो देखो इधर मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये हो गया 11.7, और तुम ये देखो बाइक कुछ ऐसे गिरेगा, है ना, बाइक कुछ ऐसे गिरेगा, आपका ऐसे गिरेगा, क्लियर। तो बाइक, और ये हो गया 5 फीट। लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब तो होता है ये वाली दूरी। तो अब जरा एक बात समझो, ये एंगल अगर 15 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 15 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, 15 डिग्री। और इस समकोण त्रिभुज में देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 15 डिग्री है तो ये वाला जो बेस होगा, ये यहां से ये लेके यहां तक, ये होगा 5 cos 15 डिग्री।
कितना होगा बच्चों? 5 cos 15 डिग्री। कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि ये बेस जो है, आधार जो है, आप देखो ना, cos थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5 cos 15 डिग्री। और 5 cos 15 की वैल्यू करीब करीब बच्चों 4.3 फीट होगा। ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हो। तो अब जरा सोचो कि टोटल कितना हो गया। तो टोटल रेंज की बात अगर करेंगे तो 11.7 अब प्लस 4.3, तो ये ऑल टुगेदर ये जो आपका आएगा करीब करीब 16 फीट आएगा। यानी रेंज की वैल्यू जो यहां पे आप लोगे 16 फीट लोगे। तो सोचो कि ये एक, अच्छा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? तो देखो ये एंगल भी आपका 15 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है ये भी आपका कितना है? 15 डिग्री। तो जब रेंज का फॉर्मूला आएगा तो रेंज इक्वल्स टू लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और रेंज की जगह लिखेंगे 16। यू स्क्वायर अपने को निकालना है, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 15 डिग्री, और जी की वैल्यू फीट पर सेकेंड में अगर लिखेंगे तो जी जानते हो तुम्हारा कितना होता है? 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है? 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां रख देंगे 32 जी की वैल्यू। क्लियर? अब देखो, अब सॉल्व हो जाएगा। अब ये यहां से आ गया 16 इक्वल्स टू यू स्क्वायर और साइन 2 इंटू 15, तो हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 इंटू 32, तो 32 भी उधर भेज दो, नीचे से 2 भी उधर गया, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 32। ये 32 कहां से आ गया? ये जो 2 इधर आया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 32, तो u की जो वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 32, तो फाइनली 32 फीट पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था बच्चों, बाइक की लेंथ नहीं दी गई थी। और दूसरी बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, रेंज को कैलकुलेट करते समय आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सीधा मैंने 5 इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि पूरा का पूरा 5 नहीं, बल्कि उसका एक कंपोनेंट ऐड होगा हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में। ठीक है, तो इसे लिख लो। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल के केस नंबर 2 के, ठीक है, के लिए, ठीक है ना। तो केस 2 आपको याद होगा, केस 2 में हमने क्या बताया था आपको? हमने केस 2 में बताया था व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर की एक सर्टेन हाइट से जब बॉडी को आपने थ्रो किया। कहने का मतलब देखो, आप अभी तक क्या कर रहे थे ना, ग्राउंड से फेंक रहे थे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? ग्राउंड से बॉडी को थ्रो कर रहे थे। लेकिन अभी क्या करना है आपको? बॉडी को टावर से फेंकना है, एक सर्टेन हाइट से फेंकना है, इस हाइट से फेंकना है। तो इस हाइट से आप फेंकोगे किसी बॉडी को आगे ऐसे, ठीक है ना। तो आप ऐसे फेंकोगे तो ये बॉडी ऐसे जाके गिरेगा। अब यहां पे भी 3 कंडीशन बन सकता है। किसी को आप एकदम से हॉरिजॉन्टल फेंक सकते हो, किसी को ऐसे भी फेंक सकते हो तो उस केस में ऐसे जाएगा, किसी को ऐसे भी फेंक सकते हो तो उस केस में ऐसे जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर ये हाइट है टावर की h, तो हाइट से आप बॉडी को इस 3 तरीके से फेंक सकते हो, लाइक दिस, सामने और ऊपर। मतलब एकदम से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल ऊपर और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बिलो, तीनों ही एंगल पे हम लोग फेंक सकते हैं। तो अभी एक तो अपना केस का क्या नाम हुआ? प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, और टावर के टॉप से फेंकने में भी आपका ये 3 कंडीशन बन सकते हैं। तो आपको मैं एक एक कंडीशन डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला डिस्कशन जो मैं करूंगा ये नंबर 1 को, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद आपको नंबर 2 वाले का इंपॉर्टेंस है और ये रेयरली पूछा जाता है।
तो फिर भी हम लोग पढ़ेंगे तीनों ही, ठीक है ना। तो केस नंबर 2 का आप हेडिंग दो, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, और उसका मैं कंडीशन 1 बताता हूं। तो पहले आप केस का हेडिंग दो, केस का हेडिंग दो जल्दी से बच्चों। तो अपना हेडिंग हो गया कंडीशन 1, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, जब बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, कैसे प्रोजेक्ट किया बच्चों, हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। तो चलो देखो क्या 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 होगा यहां पे। तो सबसे पहले देखो हमने एक टावर बनाया, ठीक, इसी को बच्चों हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं, हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वो क्यों बोलते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो देखो अगर हमने इसे एक टावर की हाइट से किसी बॉल को इस तरीके से थ्रो किया, कैसे थ्रो किया, हॉरिजॉन्टली, तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया यू स्पीड से, हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। तो आप देखो इसका जो मोशन होगा बच्चों, इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। आप इमेजिन करके देखो कि अगर ऐसे हमने थ्रो किया, द बॉडी विल फॉल लाइक दिस, इस तरीके से बॉडी गिरेगा। अब जब बॉडी इस तरीके से गिरेगा यहां पे, जैसा कि तुम देख रहे हो, तो अब इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, बहुत कुछ कैलकुलेट करना है। पहली बात कि देखो अगर टेक्निकली ये हाफ प्रोजेक्टाइल ही है, लेकिन यहां भी हम लोग मोशन के तो दो हिस्से में स्टडी कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और ये आपका मान लो नीचे की तरफ ये आपका ओरिजिन है, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे हो जाएगा नेगेटिव वाई, और ऊपर हो गया पॉजिटिव वाई, ठीक है। चलो तो सबसे पहली बात, ये इस केस के लिए रेंज होगा, यहां भी रेंज होगा, लेकिन ऐसा मत बोल देना कि ये रेंज अपॉन 2 हुआ। रेंज देखो, रेंज अपॉन, आप जो पहले आपने जो देखा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें आपने रेंज देखा कि इनिशियल टू फाइनल के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं। अब यहाँ कहोगे कि नहीं सर यहाँ तो r/2 होगा। बच्चे एक बात समझ लो, रेंज का डेफिनेशन ये होता है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चाहे वो फुल प्रोजेक्टाइल में कवर करे या हाफ में, अगर यही दूरी कवर कर रहा है तो यही इसके लिए रेंज हो गया, समझ गए ना। इस प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज यही हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसने यही कवर किया, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हम लोग आर भी कैलकुलेट करेंगे, एच अगर दिया हुआ है। अच्छा, पिछली बार क्या था, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों को ऐड करके क्या हो रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन यहां पे सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट ही होगा, और वही रोल प्ले करेगा किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। जो गिरने में समय लगेगा बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे यहां पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे फॉर द मोशन अलोंग y एक्सिस। पहले y एक्सिस की ही बात कर लो, ध्यान दो, यहां पे बॉडी को पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल थ्रो किया गया, तो ux जो है, ux यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वो क्या हो गया, u। लेकिन इसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकली तोड़ना चाहोगे, कोई भी कंपोनेंट वर्टिकली आप निकालना चाहोगे, वो 0 आएगा, क्योंकि वर्टिकल के साथ ये वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर नीचे अगर निकालना चाहेंगे बच्चों, यहां पे अगर हम देखना चाहें कि uy कितना होगा, तो सीधी सी बात है uy होगा 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux पूरा का पूरा u जो होगा ux को मिलेगा, और uy की वैल्यू होगी 0, क्योंकि इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं टूटेगा। क्योंकि कंपोनेंट तोड़ने की कोशिश भी करोगे तो 90 डिग्री का एंगल है, तो u cos 90, तो cos 90 तो 0 हो गया, ठीक। हाँ, लेकिन एक चीज है, इस पूरे मोशन के दरमियान एक चीज होगा कि ग्रेविटी हमेशा लगती रहेगी, यानी बॉडी को नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन मिलता रहेगा। यानी तुम बोल सकते हो कि ay जो होगा वो आपका g के बराबर होगा, जो कि पहले भी हो रहा था, उस केस में भी हो रहा था, इस केस में भी जो होगा एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, वो क्या आएगा, g। लेकिन x एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा पहले की तरह, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फिर आप
के दिमाग में वो कंफ्यूजन में हटा दे रहा हूं कि अगर बॉडी को आप थ्रो करते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके हाथ से एक फोर्स लगा। भाई आपके हाथ से फोर्स जरूर लगा, लेकिन हम लोग मोशन को तब अध्ययन करते हैं जब वो बॉडी आपके हाथ से छूट गया, और आपके हाथ से छूटने का मतलब है कि अब आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो। तो इसका मतलब है ax क्या होगा आपका 0 और ay रहेगा आपका g। क्लियर? अच्छा, पूरी यात्रा के दौरान इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है y एक्सिस के लॉन्ग, ये टावर के हाइट के बराबर। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग मोशन स्टडी कर रहे हैं अलोंग y एक्सिस। तो सबसे पहले लिख देंगे uy क्या है आपका 0, ay क्या है g, और डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों इसका डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो गया डाउनवर्ड। तो आपको क्या क्या चाहिए? तो पहले तो आपको निकालना है कि नीचे गिरने में टाइम कितना लगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो डेल्टा y बराबर ut uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो भी कांस्टेंट है, तो वन डायमेंशन का केस नंबर 3। तो डिस्प्लेसमेंट जो नीचे की ओर है बच्चों वो लिखेंगे माइनस एच। माइनस एच क्यों लिखेंगे समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो दूरी कवर करेगा वो नेगेटिव y के लॉन्ग, ऊपर से किसकी ओर जा रहा है? नेगेटिव y के लॉन्ग। ऐसे भी अगर मान लो कहो कि सर कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाइए, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट है h, देखो ओरिजिन ये है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट है h, और जब ग्राउंड पे गिरा तो कहां गिरा? 0 पे, तो फाइनल कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है 0, तो 0 में से h माइनस करोगे, डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 0 में से h माइनस करोगे तो माइनस h ही होगा ना भाई। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ये में इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो वेलोसिटी दिया है किसके लॉन्ग दिया है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 माइनस हाफ, और a की जगह क्या लिखोगे? g। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में देखो लग रहा है, तो हाफ g, और टाइम की जगह tf लिख दो, tf स्क्वायर। क्लियर? अब ये अच्छा, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है अपने को, इसको छोटा सा लिख दिया जाए एक्स एक्सिस। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो h इक्वल्स टू हाफ जी टी एफ का स्क्वायर, है ना? माइनस माइनस प्लस। सो टी एफ इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, है ना? 2 उधर चला गया तो 2h हो गया, g नीचे आया और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियर? तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों एक चीज अपने को पता चल गया है कि हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो अंडर रूट 2h अपॉन जी आ रहा है। तो जल्दी से इसे लिखो। तो बच्चों यहां पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया अंडर रूट 2h अपॉन जी। अब आप एक बात गौर करना कि टाइम ऑफ फ्लाइट को, ये चीज आपको ना थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आप थोड़ा दिमाग को समझाओ इस बात को। टाइम ऑफ फ्लाइट को u से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे? h पे और g पे। मतलब हम लोग यहां ये कह सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी u। ये आपका u पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हाइट सेम है कहीं पे, इस बात को समझो, तो आप किसी को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंको, या किसी को पर सेकेंड से फेंको, या किसी को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंको, जिस भी स्पीड से फेंकना है फेंको, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो सेम होगा। तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं 10 से फेंकेंगे तो नज़दीक में गिरेगा, 20 में दूर में गिरेगा तो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो रेंज अलग आएगा, लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें तुम देखो फॉर्मूला देखो, h और g, सिर्फ h और g का जिक्र है, तो मतलब u से यहाँ फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है बच्चों कि टाइम ऑफ फ्लाइट को मतलब ही नहीं है कि u क्या है आपका, ठीक है,
u क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको? टाइम ऑफ फ्लाइट को। चलो एक बार मैं डायग्राम फिर से बना दूं आपके सामने, उससे डिस्कशन में थोड़ी आसानी रहेगी। तो डायग्राम अपना ये था, ये कुछ ऐसा जाके गिर गया था, है ना। ये वेलोसिटी u थी जो आपने दी थी इसको, ये h, और ये अपने को रेंज अभी निकालना है। ठीक है, चलो अब यहां पे बच्चों एक काम करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है यहां पे तो आपका uy जो है, uy ये 0 है और ux जो है वो u के बराबर है। लेकिन जब ये ग्राउंड पे गिरा यहां पे, ठीक है, यहां पे गिरा, तो उस समय इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी थी? तो देखो जब ग्राउंड पे गिरा होगा तो ये इस तरीके से स्ट्राइक किया होगा, तो मान लो इसकी वेलोसिटी यहां पे v थी। अब इस v के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक vy और एक vx। vx के बारे में हम गारंटी दे सकते हैं, हम लोग गारंटी दे सकते हैं क्योंकि ax क्या है आपका 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, जैसा कि उस प्रोजेक्टाइल में था। तो यहां पे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux u के बराबर है तो ग्राउंड पे भी जो ये vx होगा बच्चों, ये भी आपका किसके बराबर होगा? u के बराबर ही होगा। लेकिन अगर बात करें vy की, इसकी बात करें, तो इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भले ही 0 है, लेकिन लगातार g के लगने की वजह से, देखो g लगातार डाउन लग रहा था, इससे ये कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, vy निकालना चाहते हैं। तो vy कैसे निकलेगा? तो अपने को फॉर्मूला याद है, क्योंकि ये वन डायमेंशन का केस नंबर 3 है जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो a डॉट डेल्टा y, फाइनल वेलोसिटी vy इनिशियल 0, और देखो डिस्प्लेसमेंट है नीचे h, एक्सेलरेशन भी है नीचे g, तो दोनों ही नीचे है तो प्लस ही रह जाएगा यहाँ, प्लस 2g, और डिस्प्लेसमेंट हो गया h। तो बच्चों एक बात समझो, जो ये ग्राउंड को टकराएगा उस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका y कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा? √2gh। y कंपोनेंट इनिशियली भले ही 0 हो लेकिन फाइनली 0 नहीं होगा, फाइनली ये होगा √2gh। और रही बात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो वो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समझ गए? तो लिख लो इसे जल्दी से। अब बच्चों बात करते हैं फॉर द मोशन along x एक्सिस। तो x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है u और एक्सेलरेशन है 0। तो आप बोल सकते हो कि ये वेलोसिटी जो रहनी है, इसकी वेलोसिटी वो रहनी है कांस्टेंट, हर जगह सेम होगा कांस्टेंट। मतलब कि कहीं भी किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे, तो वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जिस पॉइंट पे चाहिए वहां आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। इसका दो कंपोनेंट होगा, है ना, एक कंपोनेंट आपका इधर होगा दैट इज vx, मान लो ये v है तो, और दूसरा कंपोनेंट होगा vy। तो vy जो हो, vy तो वेरिएबल होगा क्योंकि इसके लॉन्ग एक्सेलरेशन है, लेकिन vx पक्की बात है u होगा। यहां भी आपका u जो है वो ux के लिए। इवन आपका जब ये फॉल किया यहाँ पे मैं एकदम वर्टिकल बना दे रहा हूँ लेकिन कुछ एंगल पे गिरेगा, और ये हम लोग बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे। मान लो v0 वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो पक्की बात है ये तो कंपोनेंट तो u ही होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा √2gh, जो कुछ देर पहले हमने निकाला है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात है अब रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालेंगे? तो भाई सिंपल है, आप देखो एक्सेलरेशन 0 है तो ये वन डायमेंशन का केस नंबर 2 हो गया। तो रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो तय किया जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया गया इस पूरे मोशन के दौरान, उसी को हम लोग रेंज बोलेंगे। तो सीधा लिखेंगे डेल्टा x इक्वल्स टू vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि तभी तक ये उड़ता रहेगा तभी तक ये आगे चलेगा जब तक ये उड़ता रहेगा, क्योंकि दोनों ही
आपका मोशन के लिए चाहे एक्स और वाई के लिए टाइम तो सेम लोगे, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने वहां निकाला है वही टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग यहां पुट करेंगे और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, टाइम से। तो डेल्टा एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, आर, है ना। तो आर इक्वल्स टू, और वी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपको कुछ देर पहले ही बता रखा है 2h/g। तो बच्चों देखो रेंज जो है, रेंज यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से फेंको, 20 से फेंको, 30 से फेंको, जिस स्पीड से फेंकना है फेंको, आपका टाइम जो है वो सेम लगना है, लेकिन 10 से फेंकने पे नज़दीक में गिरेगा, मतलब रेंज कम होगी, 20 में थोड़ा और होगा, क्योंकि रेंज यू पे भी डिपेंड करता है और टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी डिपेंड करता है। ध्यान देना, रेंज दोनों पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस पे भी डिपेंड कर रहा है और प्लस हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो इसे आप लिख लीजिए। अब बच्चों हम लोग वो एंगल पता करना चाहते हैं जिस एंगल पे ये जमीन से टकराएगा। देखो मान लो वही प्रोजेक्टाइल ले ले, ये टावर है और यहां से बॉडी को थ्रो किया गया यू स्पीड से। तो मान लो ये इसका पाथ, ठीक, ये इसका पाथ है, ये हाइट h है यहां से यहां तक। जब ये यहां टकराया तो आपको मैंने कहा कि आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये इसकी वेलोसिटी मान लो हो गई v0। अब ये जो टकरा रहा है बच्चों, टकरा रहा है, तो आपको एग्जाम में यही पूछेगा कि बताओ ये सरफेस से कितने डिग्री के एंगल पे टकराएगा। ये थीटा आपसे पूछ लेगा। अब ये थीटा निकाल के हम लोग दिखाते हैं। पहली बात, ये जो वेलोसिटी होगी इसकी दो कंपोनेंट होगी, एक vx होगी और दूसरी क्या होगी, vy। होगी कि नहीं होगी? और वेक्टर से तुम जानते हो कि कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। तो कहने का मतलब है ये हो गया आपका vx और ये हो गया vy नीचे, और v0 है बीच में, और ये एंगल थीटा है। तो एक काम करते हैं, vy को यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो आपका ये परफेक्ट ट्रायंगल लॉ से आपको vx, दिस इज vy, और ये आपका v0 हो गया, ठीक, और ये एंगल थीटा है। तो अब एक बात सोचो, tan थीटा अगर इस ट्रायंगल में लिखना चाहे तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज vy अपॉन बेस दैट इज vx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? तो इस तरीके से vy की वैल्यू, तो vy तो तुमको मैंने पहले ही बता रखा है, vy की वैल्यू हो जाएगी √2gh, है ना, अभी कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे। और vx जो होगा वो आपका स्टार्टिंग में जो था, यानी ux जो इनिशियल था वही तो फाइनल होगा। तो vx इक्वल्स टू ux दैट इज इक्वल्स टू u। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे √2gh अपॉन u। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2gh अपॉन u। ये वो एंगल है जिस पे वो टकराएगा। क्लियर? और वेलोसिटी की अगर नेट वैल्यू चाहिए v0 की, तो जानते ही हो कि जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं v0 जो होगा ij के फॉर्म में, तो vxi प्लस vyj, है ना। लेकिन यहां पे तुम देख सकते हो x कंपोनेंट तो पॉजिटिव है लेकिन y कंपोनेंट नेगेटिव है, तो यहां लिख दो -j, है ना, vxi vy माइनस जे, मतलब इसको लिखेंगे vxi माइनस vyj। लेकिन अब इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी। मैंने पहले ही बताया, मैग्नीट्यूड निकालते समय हम लोग सिर्फ इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, दैट इज vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, vx का स्क्वायर। तो vx कितना किसके बराबर है, तो vx u के बराबर है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। और vy किसके बराबर है, √2gh, तो वो हो जाएगा 2gh के बराबर। तो आंसर आ गया बच्चों, जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा u स्क्वायर प्लस √2gh, है ना। तो इसे लिख लो। तो बच्चों अब इसमें एक पॉइंट अपन लोग और लिखेंगे जो काफी काम का है। देखो, मान लो कि अगर किसी बॉडी को आप टावर से थ्रो करते हो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसको आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया u वेलोसिटी से, ये हाइट h। अब ये इस पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आया। मान लो t = 0 पे आपने थ्रो किया, किसी टाइम t पे, ये यहां पे एट एनी टाइम t, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट समझते हो ना, किसी इंस्टेंट t की बात हो रही है, ये यहां पे था। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी यहां पे v है, तो मेरे को ये वेलोसिटी चाहिए टाइम के फंक्शन में। तो और साथ ही साथ सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं, ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो ये अल्फा, ये भी निकालना है। तो बहुत आराम से आ जाएगा बच्चों। पहली बात सुनो, इसकी एक कंपोनेंट होगी vx और दूसरी कंपोनेंट हो जाएगी vy। क्लियर। vx कंपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग होगा, और जो vy होगा वो नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो इसका मतलब है v = हम लोग लिख सकते हैं बच्चों vxi माइनस vyj। क्यों माइनस लिखा, आपको समझ में आ गया ना। चलो अब यहां पे हम लोग बहुत आराम से सबसे पहले vx की बात करते हैं। तो vx में तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहनी है। तो ये तो पक्की बात है, ये u के बराबर ही होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही ये होगा। रही बात vy की, तो vy के लिए काम कर सकते हैं। तो vy के लिए काम कैसे करेंगे, तो vy = uy प्लस ay इंटू टी, क्योंकि इसके अलोंग एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन है तब तो आपको इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो vy के जगह vy रहने दो, इनिशियल uy 0 है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो gt, g इंटू टी इंटू जे लिख दो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो। जे समझ में आ रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस जे डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यानी वेलोसिटी जो हो गई उसका y कंपोनेंट जो आया, ठीक है ना, y कंपोनेंट, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यानी vy की बात करेंगे तब तो हो जाएगा वो gt, और अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो माइनस GT/J। तो फाइनली वेलोसिटी जो हो गई पार्टिकल की, उसके लिए जो आपका इक्वेशन आया वो आया ui, समझ रहे हो ना, vx किसके बराबर है, u के बराबर, ui माइनस GT/J। GT किसकी जगह आया बच्चों, vy, यानी वेलोसिटी का y कंपोनेंट का आपका क्या है, मैग्नीट्यूड GT। तो v = ui माइनस GT/J। अगर इस वेलोसिटी का कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो बच्चों सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके अंडर रूट कर दोगे, दैट इज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। अब रही बात इस एंगल की, तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो कई बार हम लोग ये काम कर चुके हैं। tan अल्फा जो होगा, इस कंपोनेंट को यहां शिफ्ट कर दोगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। देखो ऐसे ये हो गया vx और नीचे हो गया आपका vy और ये रिजल्टेंट हो गया। तो यही एंगल तो अल्फा है। तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये vy है ना भाई, ये vy है और ये आपकी नेट वेलोसिटी है। तो tan अल्फा = vy बाई vx, तो tan अल्फा vy अपॉन vx, दिस इज vy अपॉन vx। तो y डायरेक्शन में देख लो, y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, gt
और x के लॉन्ग u। तो इसका मतलब है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स GT अपॉन u। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसे लिख लो। बच्चों अब बात करते हैं हम लोग व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड बिलो द हॉरिजॉन्टल, यानी कंडीशन नंबर 2। रहना है अपने को टावर पे ही। टावर पे हम लोग टावर पे बैठ के बॉडी को अब थ्रो करेंगे ऐसे। आ रही है बात समझ में? मतलब कि हमने हॉरिजॉन्टल से बिलो, नीचे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया और उससे एंगल नीचे बनाया, ये एंगल हो गया थीटा। ऐसे हमने फेंका। तो सीधी सी बात है, ये भी चलेगा पैराबोलिक पाथ पे ही, लेकिन इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब इसमें कुछ फर्क आने वाला है। अब जैसे u हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा थीटा, तो ये x एक्सिस है, यही x एक्सिस मान के चलो, पैरेलल है। तो ux कंपोनेंट और uy कंपोनेंट, इस बार वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स टूटेंगे। ux हो जाएगा बच्चों u cos थीटा और uy हो जाएगा बच्चों पहले की तरह u sin थीटा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाइट अभी भी h है और ये क्या है, रेंज। तो इसमें कुछ खास करना नहीं है हम लोग को। जब प्रॉब्लम आएगा तो देखना, मैं दोनों डायरेक्शन के लिए आपको इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं। पहले फॉर द मोशन along y एक्सिस की बात करते हैं, y एक्सिस के लॉन्ग मोशन की बात करते हैं। तो बच्चों uy है आपका u sin थीटा, किधर? तो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, माइनस जे लगा दिया मैंने। एक्सेलरेशन जो है ay वो भी g किधर, नीचे की तरफ, माइनस जे लगा दिया हमने। अब ये वन डायमेंशन का केस नंबर 3 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब निकालना हो तो डेल्टा y इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं हम लोग यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट देखो, पूरे जर्नी की बात करें तो नीचे ही गिर रहा है, तो माइनस h। वेलोसिटी भी नीचे की तरफ ही है, देखो uy किधर है, डाउन, तो लिखोगे माइनस u साइन थीटा इंटू TF। एक्सेलरेशन भी नीचे ही है, तो माइनस हाफ जी TF का स्क्वायर। अब ये सारे माइनस को कॉमन लेके प्लस कर लो, तो सीधी सी बात है h इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू TF प्लस हाफ जी TF का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। जब इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखना इसमें से कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ रहेगा, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। तो मैं आपको बस ये इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ कि आप ऐसे इक्वेशन लिखोगे इस प्रकार के हालात में, जब बात आ रही होगी हाउ ये बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम टावर बिलो द हॉरिजॉन्टल की। तो ये तो y एक्सिस का हो गया। अब x की बात करते हैं, तो x कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। लेकिन एक्सेलरेशन का तो कोई कंपोनेंट अभी भी नहीं लेना है, वो कभी नहीं लेना है आपको, जब, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं रेंज कैसे निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल। तो इसको पहले आप जल्दी से लिखो। तो फॉर द मोशन along x एक्सिस, तो बच्चों ux जो है, ux ये आपका हो जाएगा u cos थीटा। ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा, जैसा कि तुम देख रहे हो। और ax क्या है, 0। ये वन डायमेंशन का केस नंबर 2। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी भी हमको लिखना होगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग y वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें डेल x यानी टोटल रेंज निकल के आ जाएगा। ux की जगह लिख दोगे u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? तो आपको रेंज आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इस इक्वेशन से निकाल लेना है।
तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान रखना, तो y के लॉन्ग x के लॉन्ग मोशन को लिखना बहुत आसान है। आपके सामने देखो मैंने लिख दिया है, आप इसे जल्दी से राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब कंडीशन नंबर 3 जो रेयरली कभी कभार आया हुआ है, और ये ना के बराबर कंडीशन में ही आप समझो कि ऐसा पूछता नहीं है नॉर्मली। तो ये हाइट आपका h है ना, इसको आप ऐसे थ्रो कर रहे हो एबव द हॉरिजॉन्टल। सिंपल है कि ये एंगल थीटा अब हॉरिजॉन्टल से ऊपर बना रहा है, ठीक। तो कंपोनेंट तो एक ऐसे ही तोड़ोगे, दैट इज u cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ोगे u sin थीटा, ठीक। और ये बॉडी जो गिरेगा आपका इस तरीके से, क्लियर है। तो अब देखो यहां पे क्या करना है, along y एक्सिस अभी भी अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे डेल्टा y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, फाइनली इसे गिरना तो जमीन पे ही है, फाइनली ये ग्राउंड पे ही आके गिरेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा वो h, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां तो आप लिखोगे -h ही, क्लियर। रही बात वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की, तो वो यहां पे हम लोग लिख देंगे u sin थीटा। यहां पॉजिटिव लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है y के अलोंग पॉजिटिव y में। अब पिछली बार यानी कंडीशन नंबर 2 में याद करो वो नेगेटिव y में था, इंटू TF। और एक्सेलरेशन हमेशा की तरह तो आप जानते ही हो, सिर्फ सब जगह क्या लगता है, g लगता है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग -12g इंटू TF टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, क्लियर। ये माइनस अगर इधर भेज दे तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, u इक्वल टू ½ TF का स्क्वायर माइनस u sin थीटा इंटू TF। ये आपका इक्वेशन आ गया, क्लियर है। ये आपका h TF और u sin थीटा के बीच रिलेशन आ गया, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं x एक्सिस की। तो x एक्सिस के लॉन्ग अभी भी वेलोसिटी u cos थीटा है, और ax तो आपका 0 है। तो जहां भी गिरेगा जो रेंज आएगा, तो रेंज के लिए अभी भी आपको वही करना है कि आप ux को मल्टीप्लाई करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो ux के नाम पे आप क्या लिख दोगे, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप यहां से निकाल लोगे, तो आपको रेंज आ जाएगा। तो अब इन तीनों कंडीशन के आधार पे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, अलग अलग एग्जाम्पल। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आखिर इनके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको राइट डाउन कर लो आप अच्छे से।